तो हम लोग कल स्टेम सेल देख रहे थे बच्चों। स्टेम सेल में हम लोगों ने देखा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और साथ ही साथ अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल देखी थी। अब बच्चों याद रखिएगा, एक स्टेम सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल। क्या बोलते हैं उसे? टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल। टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल यानी कि उसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका की बात की जा रही है। तो ये जो टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल है, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका है, ये क्या होती है? ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक ऑर्गन के बेस में ये पाई जाती है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्किन है, ये मान लीजिए आपकी स्किन है। स्किन के नीचे की जो लेयर्स होती हैं, स्किन के नीचे की जो लेयर्स होती हैं, स्किन के नीचे की जो परत होती है, उस परत में ये स्टेम सेल, मान लीजिए ये स्किन की सेल है। अब मान लीजिए स्किन की सेल है, तो स्किन के नीचे की जो परत होगी उसमें पाई जाएंगी स्टेम सेल, स्किन की स्टेम सेल। तो जब ऊपरी परत जो है वो, देखो हर एक जो भी टिश्यूज, जो भी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, तो उनका एक अपना जीवन काल होता है। कुछ कोशिकाएं 5 से 6 दिन में मर जाती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं आपने सुना होगा जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज होती हैं, वो 120 दिन जिंदा रहती हैं, फिर वो मर जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन में मर जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सब जो है सबका अपना एक जीवन काल होता है, और उस जीवन काल को जीने के बाद वो मर जाती हैं। जब मर जाती हैं तो उनका स्थान लेने के लिए नई कोशिकाओं का जन्म होता है। नहीं तो कैसे हो पता लगा स्किन की सेल जो है 5 से 6 दिन में मर गई, तो इसकी अगर खत्म हो गई, ये बॉडी से निकल गई, तो इसकी जगह पर अगर नई कोशिका नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी जैसे खोखली हो जाएगी, आर पार दिखने लगेगा ना, यही तो होगा। तो इसलिए ये जो आपका ऐसा तो होता नहीं है। तो स्किन की कोशिका जो डेड हो जाती है वो बाहर निकल जाती है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, और उनका स्थान लेने के लिए नई कोशिकाओं का जन्म होता है। और ये जो नई कोशिकाएं जन्म दी जाती है, ये जो नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, ये हमारी त्वचा कोशिकाओं के नीचे की परत में स्टेम सेल्स होती हैं। ये नीचे की परत में जो स्टेम सेल्स होती हैं, जब ये विभाजित करती हैं तो नई कोशिकाओं की परत बन जाती है। वो खत्म होती हैं, फिर उसके बाद ये विभाजित करती हैं, नई कोशिकाओं की परत बन जाती है। लेकिन यहां पर मामला क्या है कि ये यूनिपोटेंट होती हैं। यूनिपोटेंट का मतलब ये हो गया कि अगर स्किन की स्टेम सेल है तो स्किन की कोशिका बनाएगी, ये किडनी की नहीं बनाएगी, ये बाल की नहीं बनाएगी। तो ये क्या होती है? यूनिपोटेंट होती है, सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल का, ऊतक विशिष्ट सिस्टम कोशिका का। ठीक है बच्चों, तो टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल जो है वो त्वचा में भी पाई जाएंगी। ये डिवाइड करेंगी और इनके डिवीजन के बाद जो है नई कोशिकाओं का जन्म होगा। ऊपरी की लेयर फिर बन जाएगी, फिर ऊपरी लेयर जो है 5 से 6 दिन में कुछ कोशिकाएं डैमेज होगी, उनकी जगह पे नई कोशिका जन्म ले लेगी। ऐसे ही होता रहता है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम उदाहरण देखें तो एक जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी लंबी हड्डियां होती हैं, उन लंबी हड्डियों के बीच में खोखला सा जगह पाई जाती है। उन लंबी हड्डियों के बीच में क्या पाई जाती है? खोखली सी जगह पाई जाती है। और ये जो लंबी हड्डियों के बीच में ये जो खोखली सी जगह पाई जाती है, इसी में भरा होता है आपका कुछ जेली लाइक मटेरियल ऐसे भरी होती है। जेली मतलब जैसे होता है ना कि सेमी ना सॉलिड होती है ना लिक्विड होता है, जेली जो टॉफी खाते हैं आप, उस तरीके का मटेरियल इसके हड्डियों के बीच में भरा होता है। और इस मटेरियल को बच्चों बोलते हैं बोन मैरो। आपने सुना होगा बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अस्थि मज्जा। तो ये जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होती है बच्चों, इसी बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल होती हैं। आरबीसी को प्रोड्यूस करने वाली स्टेम सेल होती हैं। ऐसी स्टेम सेल होती हैं जो आरबीसी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये आरबीसी को प्रोड्यूस करने वाली स्टेम सेल होती हैं जो आरबीसी को प्रोड्यूस करती हैं। और फिर जब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल रुधिर क्या कहते हैं, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगर वो मर जाती हैं तो उनकी जगह पे नई कोशिकाएं, नई आरबीसी का जन्म होता है। और ये जो नई आरबीसी का जन्म होता है, ये आरबीसी स्टेम सेल्स करती हैं, कहां मौजूद होती हैं? बोन मैरो में होती हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन आरबीसी वाली सिर्फ आरबीसी प्रोड्यूस कर सकती है, डब्ल्यूबीसी नहीं कर सकती। यानी ये यूनिपोटेंट, यूनि का मतलब एक, यानी कि ये स्टेम सेल सिर्फ एक कोशिका, अपने टाइप की स्पेसिफिक स्टेम कोशिका बना सकती है, कोई दूसरी कोशिका नहीं बना सकती है। तो एक ये हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे आप लोग अपना हेयर देखते हो, ठीक है, अपना हेयर देखते हो, तो जैसे बाल हैं, उन बालों की अगर ये मान लीजिए आपके शरीर के बाल हैं, ये आपके शरीर के बच्चों बाल हैं। अब ये जो बालों का जो जड़ होती है ना, इसी बालों की जड़ में, ठीक है, इसी बालों की जड़ में स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। बालों की जड़ में स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो बालों की जड़ होती है, इसमें स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये विभाजित होती हैं। विभाजन के बाद नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ये नई कोशिकाएं ऐड होती हैं, बाल ऊपर से बढ़ जाते हैं। ऊपर से बाल काट दिया आपने, ऊपर से बाल काट दिया, फिर से बाद नई कोशिकाओं का जन्म, स्टेम सेल होती हैं, वो डिवाइड करती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, बाल फिर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हेयर की स्टेम सेल मौजूद होती है। ठीक है, तो बालों की जो जड़ होती है वहां पर हेयर स्टेम सेल मौजूद होती हैं। ये जब विभाजित करती हैं तो नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और ये नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को जो काट दी जाती हैं या खराब हो जाती हैं, उनका स्थान ले लेती हैं। लेकिन हेयर की स्टेम सेल सिर्फ हेयर की स्टेम सेल बनाएगी, स्किन की नहीं बना सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, ठीक है, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, या इसे हम लोग एडल्ट स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर के हर अंग में पाई जाती है, और उस अंग का जब पुरानी कोशिका मर जाती है, डेड हो जाती है, या उसको काट दिया जाता है, तो उसका स्थान लेने के लिए नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है, वो हमारे उस ऑर्गन में मौजूद जो स्टेम सेल होती हैं, उन्हीं के डिवीजन से, उन्हीं के विभाजन से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्टेम सेल जो हमारे हर ऑर्गन में पाई जाती हैं और वो विभाजित करती हैं, तो उस अंग की नई कोशिकाओं को जन्म मिलता है। इन्हें ही टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं, या इन्हें ही एडल्ट स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई
गई होगी। बहुत लोगों का जब बाल झड़ जाता है तो वो बाल झड़ जाता है तो वो लोग विग लगवाते हैं, विग ट्रांसप्लांट करवाते हैं। विग मतलब आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं, उसको लगवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आजकल सुन रहे होंगे कि अगर बाल झड़ जाता है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अन्य अंगों के से, जैसे हमारे हाथ में बाल हैं, ठीक है, हमारे छाती पर बाल हैं, तो उनको निकाला जाता है जड़ से मतलब जिसमें स्टेम सेल लगी हो उन्हें निकाला जाता है। फिर क्या होता है, सर पर छोटे 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 पोर्स किए जाते हैं, यानी छेद किए जाते हैं, और उन्हीं छेदों में जो है इन स्टेम सेल लगी जो बाल होते हैं उनको लाकर ऐसे जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो होता क्या है कि उसमें स्टेम सेल लगी होती हैं और वो जब विभाजित करती हैं तो फिर नई कोशिकाओं को जन्म मिलता है और बाल बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है वो मतलब आर्टिफिशियल नहीं होता, वो नेचुरल होता है, क्योंकि बॉडी के अदर ऑर्गन से सेल्स को आपने हेयर्स को निकाला और उसके बाद जाकर सर के अंदर पोर्स बनाकर या पोर्स जो पहले से रहते हैं उसमें जाके आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। तो आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की आरबीसीज नहीं बन पाती हैं, ठीक है, बॉडी में, जैसे कि कुछ कैंसर के केस में, थैलेसीमिया के केस में, तो वहां पर क्या करते हैं, किसी दूसरे वयस्क जो हेल्दी पुरुष महिला पुरुष होते हैं, ठीक है, होते हैं, उनके शरीर से बोन मैरो जिनके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन सही ढंग से होता है उनको निकालकर, और जो अस्वस्थ मनुष्य होता है, जो बीमार मनुष्य होता है, उसके बोन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उनकी बॉडी में जब आरबीसी स्टेम सेल पहुंचती हैं तो नई कोशिकाएं बनने लगती हैं और फाइनली जो है वो इंसान की बॉडी में आरबीसी बनने लगती है और वो स्वस्थ हो जाता है। इसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में आखिर बोन मैरो में क्या ऐसा रहता है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं जो ट्रांसप्लांट की जाती हैं, जिससे कि नई आरबीसी का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो ये होते हैं टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल। तो 2 लाइन में इसको नोट कर लीजिए, मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आ गई होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों कि ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका या वयस्क स्टेम कोशिका, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका या वयस्क स्टेम कोशिका, पृथ्वी ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका अथवा वयस्क स्टेम कोशिका शरीर के प्रत्येक अंगों में पाई जाती हैं, शरीर के प्रत्येक अंगों में पाई जाती हैं, शरीर के प्रत्येक अंगों में पाई जाती हैं, प्रत्येक अंगों में पाई जाती हैं, और उस अंग की नई कोशिकाओं को, और उस अंग की नई कोशिकाओं को, और उस अंग की नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, और उस अंग की नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, अंग की टूट फूट की मरम्मत करती हैं, अंग में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करती हैं, अंग में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करती हैं, अंग में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करती हैं, मरम्मत करती हैं, करती हैं। यह स्वभाव में यूनिपोटेंट यूनिपोटेंट होती हैं, या स्वभाव में यूनिपोटेंट होती हैं, यूनिपोटेंट होती हैं, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। तो बिल्कुल बच्चों क्लियर, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल समझ में आ गई बात बच्चों, ऊतक विशिष्ट स्टेम कोशिका या वयस्क स्टेम कोशिका समझ में आ गया सब लोगों को, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये हर अंग में पाई जाती हैं, हर अंग में नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। इसको उतार लीजिए जो बना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हाँ, बाल पड़ना बंद हो जाए तो समझ लो स्टेम सेल कोशिकाएं खराब हो रही हैं। आरबीसी का मतलब उत्तम धीमर होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल लाल जिससे तुम्हारा खून लाल लाल नजर आता है, ये इसी की वजह से होता है। नहीं, सोमैटिक सेल अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है विकास भाई, नहीं कोई ऐसा कोई खतरा तो नहीं होता है निर्जा हरिजन। नोट कर लिया बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया। डब्ल्यूबीसी 2 जगह बनता है, एक बोन मैरो में बनता है और दूसरा जो है एक लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, लसिका ग्रंथियां होती हैं, तो वहां पर बनता है। नोट कर लिया बच्चों सब लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों हम लोग एक दूसरी स्टेम कोशिका के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आईपीएस। आईपीएस का मतलब कि इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, ठीक है, ये आईपीएस एक टेक्नोलॉजी है, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आईपीएस बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी कि आईपीएस में ये कोई नेचुरल स्टेम सेल नहीं होती है, ये कोई नेचुरल स्टेम सेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये
नेचुरल स्टेम सेल नहीं होती है, बल्कि इसको बनाया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। होता क्या है कि आपके शरीर की कोई भी सोमैटिक कोशिका ले ली, कोई भी सोमैटिक कोशिका का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल ले ली, यानी ऊतक विशेष स्टेम कोशिका ले ली, ठीक है, उसको हमने ले लिया, ठीक है, और फिर केमिकल्स की मदद से, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे OCT4, SOX2, NanoG, CMYC, KLF4, इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से, कुछ इस तरीके के केमिकल होते हैं, तो इनकी मदद से बच्चों हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी भी टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल को, ठीक है, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब ऐसी कोशिका जो किसी भी कोशिका में विभाजित हो सकती है। तो हम लोग आईपीएस टेक्नोलॉजी यानी इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में करते क्या है कि नॉर्मल स्टेम सेल को जो एक ही कोशिका में, यानी जो नॉर्मली कैसी होती है, यूनिपोटेंट होती है, सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका में बदल सकती है, तो ऐसी यूनिपोटेंट स्टेम सेल को मेरे प्यारे बच्चों हम केमिकल्स की मदद से, ठीक है, केमिकल की मदद से क्या करते हैं कि प्लूरीपोटेंट यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं में बदल सकती है, ऐसी कोशिका में से परिवर्तित कर देते हैं, और फिर इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाकर, ठीक है, हम किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और इसी को आईपीएस बोलते हैं, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ये तीसरी बार समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। हमारी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की, मान लीजिए आपने स्किन की सेल ली, अब ये स्किन की सेल ली और इसी स्किन की सेल को केमिकल की मदद से आपने प्लूरीपोटेंट बना दिया। प्लूरीपोटेंट, अब स्किन की सेल स्टेम सेल होती तो सिर्फ स्किन की सेल बनाती, ठीक है, लेकिन कोई दूसरी सेल ना बनाती, लेकिन हमने इसको केमिकल्स की मदद से, ठीक है, इसको प्लूरीपोटेंट बना दिया इसी स्किन की सेल्स को, और इसी स्किन की सेल को फिर हमने क्या किया, परिवर्तित कर दिया आपके जो है वो बाल की कोशिकाओं के में। इसको हम लाल रुधिर कोशिकाएं बना सकते हैं, इसको हम जो है तंत्रिका कोशिकाएं बना सकते हैं, इसको हम मसल सेल्स बना सकते हैं, किसी भी कोशिका में इसको हम बदल सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आपका, इसको और सिंपल समझिए, किसी की किडनी फेल हो गई, अब किडनी नहीं, उसके बाद उसको कोई डोनर मिल रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे कि आपकी स्किन की कोशिका लेकर उसको इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में केमिकल्स की मदद से उसको प्लूरीपोटेंसी दे दी जाएगी, और इसी स्किन त्वचा की कोशिकाओं से किडनी की कोशिकाएं बनाकर और आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी जाएंगी। तो कितना रेवोल्यूशनरी है ये जो है तरीका। मतलब सोचो, किसी की किडनी खराब हो रही है, उसके बालों की कोशिकाओं से किडनी बना दी, हार्ट बना दिया, लिवर बना दिया, तो कितना जबरदस्त हो जाएगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है बच्चों, बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम नॉर्मल जो हमारी बॉडी की सोमैटिक कोशिकाएं होती हैं, स्किन की कोशिकाएं जैसे हैं, तो उसको हम केमिकल की मदद से प्लूरीपोटेंट बना देते हैं, और प्लूरीपोटेंट बनाकर उससे किसी भी अंग में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के नाम से इसे जाना जाता है। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी है, इतना मतलब सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा अभी, क्योंकि ये प्रोसेस में है, अभी पूरी तरीके से नहीं शुरू हो पाई है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इतनी बड़ी रेवोल्यूशन होगी कि किसी की किडनी की खराब है, चल उसके बाल से किडनी बना दो, बाल से हार्ट बना दो, तब तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों, इसी वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, इसी वजह से दो वैज्ञानिक थे, एक जॉन बी गुरडॉन, उनका नाम क्या था, जॉन बी गुरडॉन, और एक साइंटिस्ट थे शिनया यामानाका, ठीक है, ये यूके के साइंटिस्ट थे, यानी कि यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, बल्कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड के मान लो, ठीक है, और दूसरे हैं शिनाया यामानाका, क्योंकि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, इस टेक्नोलॉजी पर काम किया, ये जापान के थे, दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, तो इसी वजह से जॉन बी गुरडॉन और शिनाया यामानाका को 2012 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया इन दो वैज्ञानिकों को, किसके लिए? आईपीएस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो तकनीक है उसको डेवलप करने के लिए, जिसमें नॉर्मल स्किन की कोशिका को या नॉर्मल सोमैटिक कोशिका को हम किसी भी अंग में या किसी भी अंग की कोशिका में बदल सकते हैं। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो बिल्कुल क्लियर बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है सब जान के, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कैसे कैसे दुनिया में हो रहा है। थैंक यू साइमन नौशाद। दुनिया में क्या मस्त है, कोई दुनिया में क्या फर्क, बिल्कुल बात, तकनीक है, ऐसे लिख लीजिए जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है, इसको एक लाइन में इस तरह से लिख भी सकते हैं कि यह एक ऐसी तकनीक है, ऐसे लिख लीजिए जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक में या एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक में शरीर की सोमैटिक कोशिकाओं को विभिन्न रसायनों की मदद से सोमैटिक कोशिकाओं को विभिन्न रसायनों की मदद से प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसकी मदद से विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को जन्म दिया जा सकता है, जिससे विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को जन्म दिया जा सकता है। चलो, जन्म दिया जा सकता है, नोट कर लिया। अभी एक और मजेदार बात बता रहा हूं, ये अभी करंट अफेयर का है, बहुत ही चर्चा में बना हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इजराइल के साइंटिस्ट ने, ठीक है, इजराइल के साइंटिस्टों ने कमाल किया है। अब पूछेंगे क्या कमाल किया है सर? तो इजराइल के साइंटिस्टों ने यह कमाल किया है कि इसी शरीर की स्टेम कोशिका की मदद से, सुनो हिल जाओगे तुम लोग जानकर, ठीक है, पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। नॉर्मली जो है हम लोगों की बॉडी में जो, और हमारे बॉडी में जो भ्रूण बनता है, यानी किसी इंसान का जो भ्रूण बनता है, वो शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं से बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो मुख्यतः जो भ्रूण बनते हैं वो किससे बनते हैं? शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं से बनते हैं। लेकिन इजरायली साइंटिस्टों ने कमाल किया, क्या कमाल किया? बिना स्पर्म के, बिना ओवम के, बिना शुक्राणु के, बिना अंडाणु के, किसी इंसान की सिर्फ स्टेम कोशिका को निकालकर और उसी से 14 दिन का भ्रूण तैयार कर दिया। अरे सोचो क्या दुनिया कहां पहुंच गई मेरे प्यारे बच्चों।
हिल जाना चाहिए तुमको ये सोच के। दुनिया में अगर किसी मनुष्य का जन्म हो सकता है तो माना क्या जाता है कि वो शुक्राणुओं से जन्म लेगा, अंडाणुओं के, पिता के शुक्राणु तथा माता के अंडाणुओं से उसका जन्म होगा। लेकिन अभी तहलका मच गया है पूरी दुनिया में। इजराइल किसी साल, ये करंट अफेयर में है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने कमाल किया है कि उन्होंने बिना बिना स्पर्म बिना ओवम के सिर्फ मनुष्य के शरीर के बाल या उसकी त्वचा की कोशिकाएं लेकर और 14 दिन का मानव भ्रूण तैयार कर दिया। जरा सोचिए। तो ये देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल और रसायनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में मानव भ्रूण मॉडल विकसित करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जो प्रारंभिक भ्रूण विकास पर प्रकाश डालती है। भ्रूण मॉडल निर्माण इजराइल के शोधकर्ताओं ने 14 दिन के मानव भ्रूण का एक नए मॉडल को बनाया है। ठीक है, मॉडल बनाया है। बनाने हेतु स्टेम सेल और रसायनों के संयोजन का उपयोग किया है। स्टेम सेल और रसायनों का यह मिश्रण भ्रूण जैसी संरचना का निर्माण एक महत्वपूर्ण आरंभिक बिंदु है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो भ्रूण आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी बॉडी की सेल से बना दिया गया। समझ रहे हैं? मतलब अब तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए स्पर्म और ओवम की जरूरत नहीं है। आपके शरीर की त्वचा को निकालकर और उसी से भ्रूण बनाकर उसी से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। अब जरा सोचिए कहां जा रही है दुनिया। समझ रहे हो? तो भैया दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, कैसे पॉसिबल है क्या जी? निकिता गुप्ता अभी बताया नहीं, आपकी स्टेम सेल से, आपकी स्टेम सेल ली या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से आपके शरीर की कोई भी स्टेम सेल लेकर और उसको फिर हम किसी भी अंग में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने इसको मल्टीपल अंग में परिवर्तित करके एक भ्रूण जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, अभी समझाया था मैंने आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, ये जो अब आप, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पात्रे निषेचन या इन विट्रो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और सॉरी पात्रे निषेचन, और इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो बच्चों है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन क्या होता है? असल में बच्चों होता यह है, ध्यान से सुनिएगा, होता यह है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं, ऐसे जो है वो माता पिता बनने की आकांक्षा रखने वाले दंपत्ति हैं, जो माता पिता बनने की ख्वाहिश तो रखते हैं कि हम माता पिता बन जाए, अपने बच्चे को जन्म दें, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं। और उसके कई कारण होते हैं कि वो अपने बच्चों को प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं दे पाते हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चों को प्राकृतिक रूप से जैसा होता है वैसे बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए इस तकनीक का उपयोग करके बच्चों को जन्म दिया जाता है और इसे पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से बिल्कुल कलम रोक के सुनिए। इसको तुम उतार लोगे कुछ हासिल नहीं होगा। तुमको मैं फैक्ट बात बताऊं, इसको सिर्फ तुम उतार लोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। उतार लो, जितनी जल्दी उतार सकते हो उतार लो, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक कि चीजों को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं। समझ में आ रही बात? तो पहले समझो, जानो, फिर मैं तुमको मौका देता हूं तो फिर उतारो। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन तकनीक के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसे माता पिता अपने बच्चों को नहीं जन्म दे पाते, क्या कारण होते हैं? तो उसके बहुत सारे जो है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं या दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ पुरुषों के साथ समस्याएं हो सकती हैं। तो पुरुषों तथा महिलाओं के अंदर जो समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उनके कारण वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो ये इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बता देता हूं, जो यानी कि जो महिला जो मादा जनन तंत्र है उसको थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन सी चीज कहां पर है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे ये महिला जनन तंत्र है यानी कि मादा जनन तंत्र है। अब इस मादा जनन तंत्र में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। ये सारा का सारा जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर है, एक छोटी सी ओपनिंग से ये खुलता है, यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी मादा जनन तंत्र जो है वो एक छोटी सी ओपनिंग से, एक छोटे से होल से ओपन होता है और एक ट्यूब के जरिए, एक ट्यूब होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेजाइना बोलते हैं, या इसे ही योनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योनि के नाम से जाना जाता है। इसी में मेल का जो पेनिस होता है वो इंटर करता है और साथ ही साथ स्पर्म जो है इजैकुलेट करता है, यानी शुक्राणुओं को यहीं पर इजैकुलेट करता है, यानी कि यहीं पर स्पर्म छोड़े जाते हैं पुरुष के द्वारा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होती है ओवरी। ओवरी इसे कहा जाता है। ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो ये होती है अंडाशय। अंडाशय से ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। ओवा जो प्रोड्यूस होता है यानी कि जो अंडाणु का उत्पादन होता है, ठीक है, वो अंडाणु का जो उत्पादन होता है वो यहीं से होता है, यानी कि आपके ओवरी से होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जैसे निषेचन नलिका कहते हैं। तो जब अंडाणु आता है ना, अंडाणु यानी कि ये जो ओवा होता है, एक्सेल होती है, इस अंडाशय से बनती है, तो यही फैलोपियन ट्यूब में आकर इकट्ठा हो जाती है, मतलब यहीं पर रुक जाती है। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बच्चों यूटेरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। इसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय। यहीं पर बच्चा जो है 9 महीने जो है अपने माँ के गर्भ में आराम करता है, मेरी माँ के गर्भ में बड़ा होता है। तो समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसी वेजाइना में मेल का पेनिस आकर स्पर्म को इजैकुलेट करता है। स्पर्म यहीं पर इजैकुलेट किए जाते हैं, यहीं पर इनको स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होते हैं, यहीं पर स्खलित होते हैं। और जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उस अंडाशय से ओवा निकलकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है। अब यहाँ से स्पर्म जाता है, जाते हैं स्पर्म जाते हैं, इसका पूरा रास्ता तय करते हुए जाता है, यानी अरबों स्पर्म इजैकुलेट किए जाते हैं पुरुष के द्वारा। उनमें से कुछ स्पर्म जो है वो आगे, जो इसमें करोड़ों अरबों स्पर्म जो है वो निकलते हैं, जिनमें से जाकर कुछ आगे नहीं जा पाते, वहीं पर मर जाते हैं, कुछ आगे नहीं जा पाते, मर जाते हैं, कुछ आगे नहीं जा पाते, मर पाते हैं। तो इसमें जो करोड़ों स्पर्म जो है पुरुष जो है वो स्खलित करता है, उसमें सिर्फ
कुछ हजार स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, और इसमें से जो सबसे तेज होता है, सबसे स्वस्थ होता है, वो जल्दी से जाकर स्पर्म को इजैकुलेट कर देता है, यानी सॉरी ओवम को क्या कर लेता है, निषेचित कर देता है। तो जो निषेचन होता है बच्चों, ठीक है, निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म का ओवा के साथ मिलना जुड़ना, इसे निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि आपको पता हो कि कहां पर क्या होता है, ठीक है। स्पर्म होता है वेजाइना में इजैकुलेट होता है, यूट्रस के रास्ते से मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और यहीं पर स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, निषेचन होता है, ओवरी से ये अंडा यानी कि ओवा निकलता है। तो इस तरीके से अब आपको पता हो गया कहां पर क्या होता है। उसके बाद मैं जब आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चे, जो एक महिला जो है अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है और वो बांझपन का शिकार हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो उसे समझने के लिए इसे जानना जरूरी था, जल्दी से इसे उतार लीजिए। बस इतना आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या मौजूद है, जिससे कि जब मैं कोई चीज समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। कि जो महिलाएं आईवीएफ कराती हैं उनको क्या ऐसी समस्या रहती है कि उनके शरीर में नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसी दिक्कत होती है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको ओवुलेशन से संबंधित डिसऑर्डर होते हैं। ओवुलेशन से संबंधित डिसऑर्डर का मतलब इसमें अंडाणु जो है वो आपके अंडाशय से निकल ही नहीं पाते, अंडाणु जो होते हैं बच्चों वो अंडाशय से निकल ही नहीं पाते, तो इससे संबंधित यानी अंडाणु जो है वो अंडाशय से नहीं निकल पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है समस्या होती है। कुछ को यूटेराइन फाइब्रॉइड नाम की बीमारी होती है, जिसमें यूट्रस जो है वो सही से मतलब बच्चे को कंसीव नहीं कर पाता, बच्चे को नहीं रख पाता, तो ये बीमारी होती है, इसकी वजह से वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से एक मां जो है अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है कभी कभी कुछ महिलाओं की, यानी कि ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये रास्ता अगर ब्लॉक हो गया, ये रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो स्पर्म जो है वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, और जब आगे नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो हमारे ओवा को निषेचित नहीं कर पाएंगे, उस ओवा को निषेचित नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है बच्चों ये ब्लॉक हो जाती है। तो फैलोपियन कुछ कंडीशन में क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है, यानी कि यूट्रस जो होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है, उससे संबंधित एक बीमारी होती है जिसे हम लोग गर्भाशय से संबंधित बीमारी होती है, जिसकी वजह से ही बच्चों को जन्म नहीं दिया जा पाता, ठीक है। इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और कभी कभी कुछ ऐसे बांझपन के कारण होते हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उनको बताया नहीं जा सकता क्योंकि मेडिकल उसके बारे में जानकारी अभी भी नहीं रखता है। और कभी कभी पुरुष के अंदर स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है, यानी स्पर्म सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है यानी स्पर्म जो उत्पादित करता है वो सही से मूव नहीं कर पाते, और मूव नहीं कर पाएंगे तो हमारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो निषेचन क्या करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी स्पर्म ही नहीं बन पाते पुरुषों में, या बन भी जाते हैं तो वो मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं कर पाते, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाते, तो इसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, निषेचन ही नहीं होगा, तो बच्चे का जन्म कैसे होगा। तो ये सब कारण है आईवीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो मैं आपको तकनीक आगे बताने वाला हूं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता इन सब कारणों की वजह से पड़ती है। जब बच्चे को मां नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं दे पाती है, तब आईवीएफ कराना पड़ता है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को जन्म देती है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिनमें ओवुलेशन से संबंधित डिसऑर्डर यानी अंडाणुओं का उत्पादन नहीं सही से हो पाता महिला के अंदर, यूट्राइन फाइब्रॉइड नाम की जो बीमारी है, गांठें बन जाती हैं यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, बहुत सारी अनुवांशिक बीमारी है, पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी का खराब होना, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय की एक बीमारी होती है, एंडोमेट्रियोसिस उसकी वजह से, और अस्पष्टीकृत बांझपन की वजह से जो है वो महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो फाइनली जो है ऐसी कंडीशन में हमें आईवीएफ कराना पड़ता है, एक अप्राकृतिक तरीके से बच्चों को जन्म देना पड़ता है। अब ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है उसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले लिख लीजिएगा आईवीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण क्या है आईवीएफ कराने का। तो ये जितने भी कारण आपको यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको समझाए, इन सबको लिख लीजिए। होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लीजिए कि आईवीएफ कराने के कारण क्या है, आईवीएफ कराने के कारण क्या है। बहुत बढ़िया। अब अगर क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पेन रोक कर देखिएगा, पेन रोक कर समझिएगा, फिर मैं उतारने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है। आप उतार लीजिएगा, लेकिन पहले देखिए क्या होता है। मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को जन्म नहीं दे पाती महिलाएं, ठीक है, और वो उसके कारण मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से ये बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। अब इधर देखिएगा, अब देखिएगा, ये तो उसके लिए आईवीएफ कराना पड़ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है बच्चों, सबसे पहले स्टेप में हम लोग हार्मोन, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो महिलाओं में अंडाशय को उत्तेजित करते हैं, अंडाशय को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ ड्रग्स यानी कि कुछ दवाएं या कुछ इंजेक्शन, ठीक है, दवा या इंजेक्शन के जरिए बच्चों क्या किया जाता है, शरीर में, महिला के शरीर में हार्मोन डाला जाता है, ऐसे हार्मोन जो अंडाशय को उत्तेजित करके अंडाणुओं का उत्पादन कर पाए। बिल्कुल कलम रोक के सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, नहीं सुनोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो सबसे हम आईवीएफ करने जा रहे हैं, ऐसी महिलाओं के बच्चों को जन्म देने जा रहे हैं जो असल में नॉर्मल प्राकृतिक रूप से बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके शरीर में, महिला के शरीर में दवा या इंजेक्शन के जरिए हार्मोन डालेंगे। जब हार्मोन उसकी बॉडी में पहुंचेगा महिला के, तो उससे अंडाशय उत्तेजित हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो अंडाणुओं का उत्पादन कर देगा। जब अंडाशय उत्तेजित होगा तो ऐसी कंडीशन में अंडाणु का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, अंडाणु का उत्पादन हो जाएगा, यानी महिला के शरीर में अंडाणु निकलेंगे, यानी उसके ओवा से, उसके अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब अंडाणु का उत्पादन हो गया तो दूसरा स्टेप अपनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अंडाशय से अंडे को निकालेंगे, यानी कि इसको शरीर से बाहर निकालेंगे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चों, दूसरे स्टेप में
अंडाशय से अंडे को निकालते हैं। जब अंडाणु उत्पादित हो गया तो अंडाशय से एक तरीका होता है, एक छोटी सी सर्जरी मान लो, या फिर एक कई तरीके होते हैं जिनकी मदद से जो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु, जो अंडाशय से निकले हुए अंडाणु होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में अंडाशय से अंडे को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर उस अंडाशय से निकाले गए अंडे को हम क्या करेंगे, उस पुरुष साथी यानी जो महिला का जो पुरुष पार्टनर है उसके स्पर्म के साथ यानी उसके शुक्राणुओं के साथ उसका निषेचन कराएंगे शरीर के बाहर। शरीर के बाहर कहां पर, किसी परखनली में, किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी पेट्री डिश में हम क्या कराएंगे, जो अंडाणु हमने महिला के शरीर से निकाला है उसको पुरुष के शुक्राणु के साथ उसको आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से उसका निषेचन कराएंगे, यानी कि स्पर्म और ओवा को आपस में फ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, अंडे का निषेचन होगा, शरीर के बाहर निषेचन होगा। तो याद रखिएगा शरीर में से बाहर होना कहां पे चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, निषेचन कहां होता है, शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब स्पर्म ऐसे पहुंचकर और ओवा को निषेचित कर देता है तो प्राकृतिक रूप से निषेचन ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि ये निषेचन अप्राकृतिक है, शरीर से बाहर कराया जा रहा है, तो ऐसे निषेचन को हम लोग बोलते हैं बच्चों आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन, यानी किसी पात्र में निषेचन कराया जा रहा है, किसी जो है वो फैलोपियन, किसी छोटे से पेट्री डिश में ये निषेचन कराया जा रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जा रहा है। तो क्योंकि शरीर के बाहर ये निषेचन कराया जा रहा है, इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो आईवीएफ यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब अगर निषेचन हो गया बच्चों, ठीक है, निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद लगभग 5 से 9 दिन के अंदर, 5 से 9 दिन के अंदर जो है ये निषेचन के बाद जो है स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फिर निषेचन के बाद एक कोशिका बनती है, 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते हुए 5 से 9 दिन के अंदर एक छोटा सा भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, भ्रूण। ये कहां पे बन रहा है, लैब के अंदर। कहां पे बन रहा है, प्रयोगशाला के अंदर। कहां पे बन रहा है, डॉक्टर का जो लैब्स है, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब है, वहां पर ये सारा काम हो रहा है। तो शरीर के बाहर स्पर्म और ओवा को निकालकर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और जब ये निषेचन हो जाता है तो उसी लैब के अंदर ये भ्रूण का विकसित किया जाता है। भ्रूण विकसित होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही कोशिकाएं बनती जाती हैं और लगभग 100-200 कोशिकाओं वाला एक भ्रूण बन जाता है। जब ये 100 से 200 कोशिकाओं वाला ये भ्रूण का विकास हो जाता है तो इस भ्रूण को हम उसी मां जिसके हमने अंडे लिए थे उसी के शरीर में, उसके गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो 5वें स्टेप में क्या किया जाता है, गर्भाशय में यानी मां के गर्भाशय में उसके भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसी मां का जिसका अंडाशय हमने अंडाणु लिया था, तो उसके गर्भाशय में हमने भ्रूण को स्थानांतरित कर देते हैं। ये जो भ्रूण हमने विकसित किया लैब में, इसको हम लोग उसकी मां के गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर देते हैं, और फिर उसके बाद 9 महीने का हम वेट करते हैं। जैसे सभी बच्चे अपने मां के गर्भ में 9 महीने, ठीक है, गर्भकाल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 9 महीने गर्भकाल को कंप्लीट करते हैं अपनी मां के गर्भ में, वैसे ही ये जो भ्रूण होता है ये भी 9 महीने अपने मां के गर्भ में अपना गर्भकाल कंप्लीट करता है। 9 महीने के बाद बच्चों, 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे सभी बच्चे जन्म लेते हैं, और ये बच्चा बच्चों क्योंकि इसके मां का जो इसका अंडाणु और पिता का जो शुक्राणु है उसका निषेचन कहां पे कराया गया था, लैब में कराया गया था, एक टेस्ट ट्यूब में कराया गया था, ठीक है, एक परख नली में कराया गया था ना, यहां पर देखा था आपने। तो ये जो बच्चा पैदा होता है क्योंकि इससे ये जिस भ्रूण से पैदा हुआ है उस भ्रूण को एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में बनाया गया है, इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को बोला जाता है परख नली शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, परख नली शिशु कहा जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। तो आज तक अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, तो जानते थे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं, तो आज आपको ये बातें पता चल गई होंगी और होप कि आपको मजा आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली ऐसे चीजें होती हैं। तो परख नली शिशु जो आज तक हम लोग सोचते थे परख नली में तैयार होता है कि टेस्ट ट्यूब लिया और पता लगा स्पर्म इधर डाला उधर ओवम डाला हिला दिया टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार, घर ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी अपने मां के गर्भ में ही तैयार होता है। हाँ, उस गर्भ में जो एक तरीके से एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसको परख नली में विकसित किया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में विकसित किया जाता है। तो ऐसे बच्चों को मेरे प्यारे बच्चों परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और इस पूरी टेक्नोलॉजी को आईवीएफ टेक्नोलॉजी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सारा प्रोसेस में क्या होता है, किस तरीके से वो चीजें होती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा भी 0.001% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दवा और इंजेक्शन, हार्मोन के दवा और इंजेक्शन को हम लोग डालकर शरीर को मतलब महिला के अंडाशय को उत्तेजित करते हैं, फिर वो अंडाणुओं का उत्पादन करती है, फिर अंडाशय से अंडे को निकालते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, और ऐसे ही तुम लिख देना, यूपीएससी में कहीं पर लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। फिर अंडाणुओं को शरीर से बाहर निकाला जाता है, शुक्राणुओं को, पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसके पुरुष के शुक्राणु को लेकर महिला के अंडाणु के साथ निषेचित किया जाता है लैब के अंदर। ये सब कहां हो रहा है, ये सब कहां पर हो रहा है बच्चों, प्रयोगशाला में, परख नली में हो रहा है। ठीक है, फिर अंडे का निषेचन होने के बाद 5 से 9 दिन के अंदर भ्रूण विकसित हो जाता है। इस भ्रूण को उसी मां के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। 9 महीने के गर्भकाल के बाद इस बच्चे का जन्म होता है, और ये परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को जन्म दिया जाता है। बताओ जल्दी से बच्चों, मजा आया ये सारी चीजें जानकर, बिल्कुल क्लियर हो गया? आप पहले से पता कर सकते हो लेकिन ये अपराध है। ठीक है, सोमी चौरसिया, दीपक, यस सर, आजकल सब क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। इसे नोट कर लीजिए। तो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन वह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वह तकनीक है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तथा पात्र निषेचन। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में लिख लीजिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा पात्र निषेचन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वह तकनीक है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वह तकनीक है जिसकी मदद से वह महिलाएं भी बच्चों को जन्म दे सकती हैं, वह महिलाएं भी बच्चों को जन्म दे सकती हैं, वह महिलाएं भी बच्चों को जन्म दे सकती हैं जो किसी चिकित्सीय कारणों के कारण बच्चे को जन्म देने में अक्षम थी, जो किसी चिकित्सीय कारण
कारण थे, बच्चों को जन्म देने में अक्षम थी, अक्षम थी। इस तकनीक में इस तकनीक में इस तकनीक में महिला के अंडाणु को महिला के अंडाणु को महिला के अंडाणु को जननांगों से महिला के अंडाणु को जननांगों से बाहर निकालकर महिला के अंडाणुओं को जननांगों से बाहर निकालकर पुरुष के शुक्राणुओं से प्रयोगशाला के अंदर निषेचित कराया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर निषेचित कराया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर निषेचित कराया जाता है और निषेचन के बाद बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता करके और निषेचन के बाद बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करके बच्चे को जन्म दिया जाता है। बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको लिखवा दिया एक सिंपल लाइन में, बाकी ये पूरा का पूरा स्टेप ऐसे ही उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। जैसा ये 1 2 3 4 5 करके स्टेप था तो उसको पूरा का पूरा उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू नेहा। अरे भाई अपलोड हो जाएगी भाई ए जाफरी साहब, अब इसको अपलोड करना नहीं करना वो मेरे बस में नहीं होता है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो। आईवीएफ में 2 4 5 लाख लगते हैं, 3 4 लाख तो लगते ही लगते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों इसे। पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो बच्चों। ऐसी कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है ये भी कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। चलिए ये नोट कर लिया आप लोगों ने, थैंक यू प्राची। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ये बात आप लोगों ने नोट कर ली। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, मान लीजिए कोई महिला है और वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, ठीक है, और एक उसका पार्टनर पुरुष है, वो भी अपने बच्चे को जन्म देना चाहता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में मान लो ये अपना अंडाणु दे देती है और ये अपना शुक्राणु दे देते हैं, लेकिन किसी वजह से ऐसा होता है कि महिला का जो गर्भाशय है वो इस लायक नहीं होता, किसी बीमारी की वजह से या किसी और भी समस्या की वजह से ये लायक नहीं होता कि इसका गर्भाशय इससे जो आईवीएफ टेक्निक करने के बाद, मान लीजिए ये आईवीएफ किया गया और जब आईवीएफ करने के बाद जो भ्रूण तैयार हुआ तो ये महिला, मान लीजिए कि इस भ्रूण किसमें इसको स्थानांतरित किया जाएगा, इस महिला के गर्भाशय में, लेकिन मान लो इसका गर्भाशय भी कैपेबल नहीं है कि ये भ्रूण को रख पाएगा, गर्भाशय किसी वजह से खराब हो गया, गर्भाशय किसी वजह से किसी बीमारी से ग्रसित है, ये अपने भ्रूण को अपने ही गर्भ में नहीं पाल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आईवीएफ कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आईवीएफ होने के बाद जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को, ठीक है, उस भ्रूण को किसी दूसरी महिला के भ्रूण में गर्भाशय में, किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में इस भ्रूण को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, इसको वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या इसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, इस महिला के गर्भाशय में। और फिर इस महिला के गर्भाशय में इन दोनों दंपतियों का, यानी ये दोनों जो दंपति हैं इनका बच्चा 9 महीने पलता है, ठीक है, 9 मंथ दूसरे महिला के गर्भाशय में पलता है और फिर 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा जो है वो असल में, ये जो बच्चा जो जन्म ले रहा है ये असल में इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग सरोगेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सरोगेसी कहते हैं। तो सरोगेसी क्या होती है? जब एक बायोलॉजिकल मदर अपना अंडाणु देती है, पुरुष जो है अपना शुक्राणु देता है, आईवीएफ टेक्निक से भ्रूण तैयार होता है, लेकिन ये भ्रूण उस माँ के, उसके जो जैविक माँ है, जो इसकी बायोलॉजिकल मदर है, उसके शरीर में ये भ्रूण विकसित ना होकर बल्कि किसी दूसरी महिला के शरीर में विकसित होता है और फाइनली जो है 9 महीने के बाद वो उन दोनों के बच्चों को जन्म देती है। तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं। और ये जो महिला होती है जो दूसरे के बच्चे को जन्म देती है, इसे सरोगेट मदर कहते हैं या सरोगेट मां के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सरोगेट मां होती है, क्या कौन सी होती है बच्चों? सरोगेट मां ऐसी मदर होती है, ऐसी मां होती है जो किसी दूसरे कपल के जो दूसरे दंपति होते हैं उनके बच्चों को अपने गर्भ में 9 महीने पालती है, तो इसे सरोगेट मां के नाम से जाना जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को सरोगेसी के नाम से जानते हैं। तो अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि सरोगेट मां क्या होती है, सरोगेसी क्या होती है, ठीक है। तो सरोगेसी से पहले जो है बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों, अच्छा इसमें 2-3 सवाल आपके सॉल्व कर दूं। बच्चा इन्हीं दोनों का रहेगा क्योंकि इन्होंने ओवा दिया है, इन्होंने स्पर्म दिया है, ठीक है, यानी कि इन्होंने 23 गुणसूत्र दिए, इन्होंने 23 गुणसूत्र दिए, क्योंकि दोनों के गुणसूत्रों से ये भ्रूण तैयार हो रहा है, इसमें इसका कोई गुणसूत्र नहीं मिला है। तो सारे गुणधर्म जो इसके जैविक गुणधर्म होंगे, जो भी इसके आनुवांशिक गुणधर्म होंगे, ठीक है, वो इस बच्चे में
इन्हीं माता पिता के होंगे, ठीक है, इन्हीं माता पिता के होंगे। तो ये इनकी माँ होगी और ये इनके पिता होंगे, ठीक है, पिता होंगे, और ये सिर्फ उनके बच्चे को अपने घर में पाल रही है, तो वो उसकी सरोगेट माँ होगी। तो पहला सवाल जो आप पूछने वाले थे मैंने समझ लिया, वो जवाब आपको दे दिया कि ये जो माँ होगी, ये जो बच्चा होगा किसका होगा, इन दोनों का ही होगा, इनका नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरा सवाल जो आप पूछेंगे ये पूछते हैं कि सर अगर कोई बीमारी इसको होती है महिला को तो क्या बच्चे में जा सकती है? हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई मतलब बैक्टीरिया का या वायरस का इस तरीके का इन्फेक्शन होता है जो गर्भाशय को पार करके बच्चे के शरीर में पहुंच सकता है, तो वो उस बच्चे को हो सकता है। लेकिन अनुवांशिक बीमारियां यानी जो कि जीन से संबंधित होती हैं, अनुवांशिकी से संबंधित होती हैं, इसका उस अनुवांशिक बीमारी का इस बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। तो बच्चे को किसी इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रमण से होने वाली बीमारियां, अगर सरोगेट मां को कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो बच्चे को तो हो सकती है, लेकिन कोई अनुवांशिक बीमारियां इस बच्चे को नहीं हो सकती हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सरोगेसी क्या होती है। और ये दो सवाल जो आपके उमड़ के बाहर आ रहे थे, मैंने बिना पढ़े बिना जाने, ठीक है, बिना जाने पहले ही उसका जवाब दे दिया। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सरोगेसी क्या होती है। तो नोट कर लीजिए इसको एक लाइन में बच्चों कि सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है, लिख लीजिएगा बच्चों, सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में किसी दंपत्ति के आईवीएफ तकनीक से उत्पन्न भ्रूण को किसी दंपत्ति के आईवीएफ तकनीक से उत्पन्न भ्रूण को किसी दंपत्ति के आईवीएफ तकनीक से उत्पन्न भ्रूण को आईवीएफ तकनीक से उत्पन्न भ्रूण को आईवीएफ तकनीक से उत्पन्न भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां पर भ्रूण किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां पे भ्रूण अपने 9 महीने के गर्भकाल को पूर्ण करता है, जहां पे भ्रूण 9 महीने के गर्भकाल को पूर्ण करता है, जहां पे भ्रूण 9 महीने के गर्भकाल को पूर्ण करता है, और वह महिला बच्चे को जन्म देती है, और वह महिला उस दंपत्ति के बच्चे को जन्म देती है, और वह महिला उस दंपत्ति के बच्चे को जन्म देती है। ऐसी महिला को सरोगेट माँ कहा जाता है। ऐसी महिला को सरोगेट माँ कहा जाता है। ऐसी महिला को सरोगेट माँ कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों सरोगेसी क्या होती है, बिल्कुल बात क्लियर? ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, 100%। बताइए बच्चों, ये बात समझ में आ गई, सरोगेसी क्या होती है, सरोगेट माँ क्या होती है, बिल्कुल बात क्लियर, 100%। ठीक है, तो पहले इस सरोगेसी प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं और शाहरुख खान हैं, या फिर ये सारे लोग जितने लोग आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये सभी लोगों ने सरोगेसी की वजह से, सरोगेसी की मदद से अपने बच्चों को जन्म, बावजूद भी इन्होंने सरोगेसी की मदद से बच्चों को जन्म दिया। तो बच्चों याद रख लेना, जब इसका जिसको जरूरत नहीं है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब किसी को जरूरत है और वो सरोगेसी की मदद से बच्चों को जन्म दे तब तो बात सही है। लेकिन जिसको जरूरत नहीं भी है वो भी सरोगेसी की मदद से बच्चों को जन्म दे रहा है कि मेरा फिगर ना खराब हो जाए, मेरा जो है मेरे पास बिजनेस तो मैं कर रही हूँ या मैं एक्टिंग कर रही हूँ और उसकी वजह से बच्चों को मतलब मेरे पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, तो ये तो फिर नेचुरल तरीका नहीं है, ये तो फिर इथिकल भी नहीं है, नैतिक आधार पर भी गलत हो जाता है। तो क्योंकि भारत में पहले सरोगेसी पर कोई भी कानून नहीं था, सरोगेसी को नियंत्रित करने का कोई भी कानून नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई भी कभी भी कैसे भी जो है वो सरोगेसी करवा सकता था। जिसके पास पैसे थे वो पैसा फेंक देता था, कुछ सरोगेट माँ को हायर कर लेता था और सरोगेसी करवा लेता था। लेकिन जब ये देखा गया कि अनियंत्रित रूप से सरोगेसी हो रही है, जिसको जरूरत नहीं भी है, भाई किसी का गर्भाशय खराब है तो वो सरोगेसी करवाए तो ठीक है, लेकिन भाई मेरा फिगर खराब हो जाएगा इसलिए सरोगेसी हम करवाएंगे, तो ये तो फिर गलत है। फिर उस बच्चे के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे? तो इसको देखते हुए जब सरोगेसी बहुत ज्यादा अनियंत्रित रूप से, ठीक है, सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए टूल बन गई, ठीक है, देसी विदेशी लोगों के लिए टूल बन गई, जब अनियंत्रित हो गई यहां पर, तो ऐसा माना गया कि भैया सरोगेसी को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो भारत में सरोगेसी विधेयक पारित किया गया, ठीक है, सरोगेसी नियंत्रक विधेयक पारित किया गया 2022 में, और फाइनली भारत में सरोगेसी को कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया। तो अब ऐसे जो लोग जो पहले सरोगेसी करवा चुके हैं, जिनको जरूरत नहीं भी थी लेकिन सरोगेसी उनको जो है उन्होंने करवाई, तो अब ऐसे लोग सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बताता हूं उसके कुछ नियम जो सरोगेसी विधेयक में पारित किए गए हैं, इसको आपको लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको लिखना, ये आपका होमवर्क है। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको जहां पर कॉपी आपने लिखी हुई है उस जगह पर एक छोटा सा एक पेज छोड़ लीजिए और वहां पर आपको लिखना है। बता मैं सब दूंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि उसको खूब बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आपको लिखना है, ठीक है, लिखना, ये आपका होमवर्क है बच्चों। लेकिन सारी चीजों को मैं यहां पर बता दूंगा। तो अब याद रखिएगा कि भारत में जो कमर्शियल सरोगेसी थी, कमर्शियल सरोगेसी का मतलब जो पैसे देकर सरोगेसी करवाई जाती थी, पैसे दे दिया किसी को 2-3 लाख रुपए और वो आपकी जगह पर मां बन गई। खूब अच्छे समझिएगा, एक एक चीज को मैं यहां पर स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन लिखना आपको, इसलिए खूब अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद इसका होमवर्क करके आइएगा, ठीक है, उसको आप लिखिएगा। भाई यहां से मैं सबका होमवर्क तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये आपकी ईमानदारी होगी और यही ईमानदारी डिसाइड करेगी कि आप भविष्य में सक्सेसफुल होने वाले हैं या सिर्फ मजाक कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, या अपने माता पिता की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो अगर आप अपने माता पिता और अपने साथ मजाक जिंदगी में करने के लिए ठाना है और भविष्य में आप मजाकी का पात्र बनना चाहते हैं, तो मत करिएगा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट बाजी करिएगा, एक दूसरे से मजे लीजिएगा, ये सब करते रहिए, क्योंकि आपको ना अपनी फिक्र है, ना अपने माता पिता की फिक्र है, ना अपने भाई बहनों की, ना अपनी प्रतिष्ठा की, ना सम्मान की, क्योंकि वो तो आपके पास तो है नहीं, लेकिन आपके माता पिता के पास तो अपनी प्रतिष्ठा सम्मान है ना, तो उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान के लिए कम से कम पढ़ लिख लीजिए, ठीक है। तो जिसको अपने माता पिता अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत,
ठीक है, भविष्य किसी के बारे में चिंता नहीं होगी, वो कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंटबाजी कर लेगा या इधर-उधर घूमेगा। तो इसलिए बहुत ही संभल कर मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सुनिए और उसको नोट करके कल अपनी कॉपी में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चों कि कमर्शियल सुरोगेसी, यानी कि भारत में जो ये पैसे के लेन-देन से जो सुरोगेसी पहले होती थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने, जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा ने, जिसकी वजह से जो है वो तुषार कपूर ने, सबने ये सुरोगेसी करवा ली, अब वो नहीं हो सकती। 2022 के बाद जो है इन पर नियंत्रण कर लिया गया है, ठीक है। भारत में सुरोगेसी कौन करवा सकता है? याद रखिएगा, भारत में सुरोगेसी, पहला नियम याद रखिएगा, भारत में सुरोगेसी सिर्फ भारत का नागरिक करवा सकता है, कोई विदेशी आकर सुरोगेसी भारत में नहीं करवा सकता। भारत का नागरिक करवा सकता है, पहला पॉइंट, भारत के नागरिकों के लिए सुरोगेसी अलाउड है। लेकिन भारत के नागरिकों में कौन करवा सकता है? तो याद रखिएगा बच्चों, भारत के नागरिकों में भी सब नहीं करवा सकते, वो करवा सकते हैं जो शादीशुदा दंपत्ति होंगे, जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके होंगे। तो याद रखिएगा, भारत में सरोगेसी सिर्फ शादीशुदा दंपत्ति, जिनकी शादी को कम से कम 5 साल का वक्त बीत चुका हो और किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, वही सरोगेसी करवा सकते हैं। तो क्या मैंने बताया, सिर्फ अब भारत में सरोगेसी कोई नहीं करवा सकता, जिन्होंने करवा ली पहले करवा ली, अब नहीं करवा सकता। अब सिर्फ भारतीय नागरिक होना जरूरी है, दंपत्ति शादीशुदा दंपत्ति होने जरूरी है और उनकी शादी को कम से कम 5 साल का वक्त हो चुका हो और वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो वही सरोगेसी करवा सकते हैं। अब अगर आप सरोगेसी करवाना चाहते हैं तो पहले भारत में 2 बोर्ड बनाए गए हैं, एक स्टेट बोर्ड बनाया गया है, राज्य बोर्ड बनाया गया है और एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाया गया है। पहले राज्य बोर्ड में आवेदन करिए और बताइए कि साहब हमारे साथ ऐसी मेडिकल कंडीशन है और हम सरोगेसी करवाना चाहते हैं। तो जो राज्य आवेदन बोर्ड है वहां वो आपकी चीजों को देखेगा, आपकी कंडीशन को देखेगा, उसे लगता है कि आप जेन्युइन पर्सनालिटी हैं तो आपको अनुमोदन कर दिया जाएगा, आपको जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा कि आप सरोगेसी करवा सकते हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होगी, आपको सरोगेसी करवाने के लिए फिर जो हमारा राष्ट्रीय बोर्ड है वहां जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मतलब सरोगेसी की परमिशन लेने के लिए आपको राष्ट्रीय बोर्ड पर जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय बोर्ड पर जाने के बाद फिर से वो आपका सारा जो है डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आप रियल जेन्युइन पर्सन है कि नहीं पर्सन है, ठीक है, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा और लगेगा वाकई में आपको सरोगेसी करवाने की जरूरत है, तो आपको वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। तो फिर जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपको एक डोनर, एक सरोगेट मां ढूंढनी पड़ेगी। सरोगेट मां ऐसी नहीं जैसे पहले किसी को भी पैसे देकर आप सरोगेट मां बना लेते थे, ऐसा अब नहीं होगा। सरोगेट मां जो है वो सिर्फ कौन बन सकता है? सिर्फ आपकी क्लोज रिलेटिव बन सकती है, जो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए वो सरोगेट मां, ठीक है। सरोगेट मां कैसी होनी चाहिए बच्चों? करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, जो आपके मतलब ब्लड रिलेशन होना हो लेकिन करीबी रिश्तेदार, यानी कि चाची, मामी, बहन, भाभी, कुछ इस तरीके की रिश्तेदार होनी चाहिए। वो जो सरोगेट मां बनेगी वो शादीशुदा होनी चाहिए और उसका खुद का भी एक बच्चा होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सरोगेसी करवाने के चक्कर में पता लगा वो फ्यूचर में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए कि वो अपने बच्चे को जन्म ना दे पाए। तो सरोगेट मां क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और उसको शादीशुदा होनी चाहिए, एक बच्चा उसका खुद का होना चाहिए, ये होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। सरोगेट मां कैसी होनी चाहिए? मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, ये भी बात है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो मानवता के आधार पर आपसे सरोगेट मां आपकी बनने को तैयार हो। मानवता के आधार पर मतलब यह है कि किसी तरीके का उसको आप पैसा नहीं दे सकते, ना वो पैसे की डिमांड कर सकती है, सिर्फ मानवीय आधारों पर, मानवीय मूल्यों के आधारों पर कि भाई चलो इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, लाओ हम इनकी मदद कर देते हैं, इनके बच्चे को जन्म हम दे देते हैं। तो आपका पैसे का लेन देन उनके और आपके बीच में नहीं। सेंटर में सरोगेसी होगी उसको पिछले 25 साल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके का ऊपर नीचे करने पर जो है सजा के प्रावधान है, इनमें जितने लोग भी शामिल होंगे सबको सजा मिलेगी, अगर उन्होंने प्रावधान मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट करके कल होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है जितने पॉइंट्स थे, मुख्य पॉइंट्स थे, मैंने यही बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त।